नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। समय है वर्ल्ड वॉच का। इसकी शुरुआत हम करेंगे बेहद महत्वपूर्ण और बड़ी खबर के साथ। सबसे पहले बात करेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति यानी डोनाल्ड ट्रंप की, जो एशिया के अपने ऐतिहासिक दौरे पर निकल चुके हैं। आज वे मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर पहुंचने जा रहे हैं, जहां से उनकी 3 देशों की कूटनीतिक यात्रा शुरू हो जाएगी। कौन कौन से वो देश हैं आपको बता देते हैं। मलेशिया, दक्षिण कोरिया और जापान, ये तीनों ही वो देश हैं जिनके साथ अमेरिका के व्यापारिक और रणनीतिक संबंध आज विश्व राजनीति के केंद्र में हैं। यह दौरा ऐसे समय पर हो रहा है जब अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध अपने चरम पर है। टैरिफ तकनीक, रेयर अर्थ मिनरल्स और दवाओं को लेकर तीनों देशों में तनाव लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में ट्रंप का ये एशिया दौरा सिर्फ एक राजनयिक यात्रा भर नहीं है, इसे समझना होगा, बल्कि वैश्विक व्यापार संतुलन की दिशा देने वाली ऐतिहासिक कड़ी के तौर पर इसे देखा जा रहा है। दरअसल इस पूरे दौरे का सबसे बड़ा आकर्षण रहेगा साउथ कोरिया में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ ट्रंप की मुलाकात। जी हां, ये दोनों विश्व के बड़े नेता ग्योंगजू शहर में 30 अक्टूबर को होने वाली एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग यानी APEC समिट के दौरान आमने सामने होंगे। इस मुलाकात को लेकर न सिर्फ दोनों देशों की बल्कि पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। इससे पहले ट्रंप रविवार और सोमवार को मलेशिया में आयोजित आसियान शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। कुआलालंपुर में होने वाले इस सम्मेलन में एशिया के 10 आसियान देशों के नेता मौजूद रहेंगे। साथ ही ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनिसियो लुला दा सिल्वा, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, चीन के प्रधानमंत्री ली कीयांग, जापान के प्रधानमंत्री सानो तकाइची, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज और कनाडा के प्रधानमंत्री माइक कार्नी भी इसमें शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। भारत को भी इस समिट में आमंत्रण मिला है। प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअली सम्मेलन में भाग लेंगे, वो पहुंच नहीं रहे, जबकि विदेश मंत्री एस जयशंकर मलेशिया में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। लेकिन ट्रंप के साथ विदेश मंत्री मार्को रूबियो, वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट और व्यापार प्रतिनिधि यानी कि जेमिसन ग्रीड भी टीम में शामिल है, जो वहां पहुंच रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि यात्रा कई महत्वपूर्ण व्यापारिक निवेश समझौतों की दिशा तय करेगी। वास्तव में ट्रंप प्रशासन के हालिया टैरिफ फैसलों ने एशिया के कई देशों में चिंता पैदा कर दी है। खासकर लाओस और म्यांमार जैसे छोटे आसियान देशों पर लगाए गए 40% टैरिफ ने उनकी अर्थव्यवस्था को जोर का झटका दिया। इन देशों ने अमेरिका से राहत की उम्मीद जताई है। पिछले दिनों थाईलैंड और कंबोडिया के बीच हुई सीमाई झड़प को ट्रंप ने मध्यस्थता करके सुलझाया था। अब माना जा रहा है कि दोनों देश इस दौरे के दौरान किसी शांति समझौते पर हस्ताक्षर भी कर सकते हैं। इसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। दरअसल ट्रंप का ये पूरा दौरा 2 स्तरों पर महत्वपूर्ण है, समझिए इसे। एक और जहां आसियान समिट में एशिया के देश के साथ आर्थिक साझेदारी पर चर्चा होगी, वहीं APEC समिट में अमेरिका और चीन के बीच व्यापार विवाद को सुलझाने की कोशिशें भी हो सकती हैं। जो रिपोर्ट्स मिली हैं उसके अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति मुख्य सम्मेलन के दौरान बहुत अधिक औपचारिक कार्यक्रमों में हिस्सा नहीं लेंगे, बल्कि वे अलग अलग देशों के प्रमुखों से द्विपक्षीय बैठक करेंगे, मतलब बायलैटरल बातचीत होगी। इनमें सबसे अहम बैठक होगी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ। चीन ने पहले ही अमेरिका को चेताया था कि यदि टैरिफ दबाव कम उस तरफ से नहीं हुआ तो वो रेयर अर्थ मिनरल्स के निर्यात पर कड़े नियंत्रण लगा देंगे। ये वही खनिज हैं जिनसे आधुनिक तकनीक, मोबाइल उपकरण और इलेक्ट्रिक गाड़ियां और रक्षा प्रणालियां बनती हैं। अमेरिका के लिए इन मिनरल्स की आपूर्ति चीन से कटना मतलब अपने आप में एक बहुत बड़ा झटका है। ट्रंप का जो एशिया दौरा है वो किन मायनों में महत्वपूर्ण है, वो समझाने वाली ये खबर है, क्योंकि दक्षिण कोरिया पर सभी की निगाहें टिकी हैं। जब वो दक्षिण कोरिया पहुंचेंगे, आज तो खैर कुआलालंपुर पहुंच रहे हैं, लेकिन जब दक्षिण कोरिया पहुंचेंगे तो वहां पर शी जिनपिंग से उनकी जो मुलाकात होगी वो बेहद महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि ये जो व्यापार विवाद है दोनों देशों के बीच में, उसके मद्देनजर इस मुलाकात को काफ़ी तवज्जो मिल रही है। लोग काफ़ी गंभीरता के साथ देख रहे हैं कि आखिर ये जब दोनों नेता सामने होंगे, यानी चीन के जो राष्ट्रपति हैं वो और अमेरिका के राष्ट्रपति, तब पता चलेगा कि आखिर ये व्यापारिक विवाद सुलझेगा कि अभी और उलझेगा।
बुलेटिन में अब बात करेंगे मारिया कोरिना मचाडो की। जी हाँ, बात इसलिए करेंगे क्योंकि भारत को इन्होंने लोकतंत्र का आदर्श बताया है। अब ये कौन है वो भी जानिए। वेनेजुएला की वो महिला नेता जिन्होंने 20 साल से लोकतंत्र की बहाली के लिए संघर्ष जारी रखा और अब 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार भी इन्होंने जीता है। दुनिया के सामने लोकतांत्रिक साहस की ये प्रतीक बन चुकी हैं। दरअसल नोबेल सम्मान के बाद उनका ये बयान इन दिनों पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। मचाडो ने भारत की लोकतांत्रिक परंपरा की सराहना की। उन्होंने भारत को एक महान लोकतंत्र और दुनिया के लिए आदर्श कहकर संबोधित किया। भारत को साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संदेश भेजा है, मैसेज भेजा कि वो जल्द ही उनसे बातचीत करना चाहती हैं। वास्तव में वेनेजुएला में पिछले 2 दशकों से मतलब करीब 20 साल से लोकतंत्र लगातार कमजोर हुआ है। सत्ता पर तानाशाही की पकड़ और जनता की आवाज पर पहरा यही दिखाई दिया है। इन सबके बीच मचाडो ने ना डरते हुए संघर्ष जारी रखा, जेल गई, विरोध झेला, लेकिन पीछे नहीं हटी। और आज जब उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिला है तो दुनिया ये मान रही है या मानने लगी है कि ये सम्मान सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं है बल्कि लोकतंत्र की उस भावना का है जो कभी मरती नहीं है। मारिया मचाडो ने एक अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनल को एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि भारत न सिर्फ एशिया का बल्कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत ने ये साबित किया है कि विविधता के बीच भी एकता संभव है। उन्होंने कहा कि वो चाहती हैं कि भारत वेनेजुएला की लोकतंत्र वापसी की राह में महत्वपूर्ण सहयोगी बने। मचाडो ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री मोदी से बात करना चाहती हूँ और उन्हें स्वतंत्र वेनेजुएला आने का निमंत्रण भी दूंगी। उन्होंने कहा कि भारत और वेनेजुएला लोकतंत्र की बहाली के बाद ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर और दूरसंचार जैसे कई क्षेत्रों में मिलकर काम कर सकते हैं। दरअसल वेनेजुएला एक समय दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादक देशों में हुआ करता था, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता, करप्शन यानी भ्रष्टाचार और उसकी अर्थव्यवस्था को तोड़ती हुई ये तमाम चीजें दिखाई दी। मचाडो का कहना है कि जब लोकतंत्र लौटेगा तो वे भारत जैसे देशों के साथ आर्थिक साझेदारी बढ़ाना चाहेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत की कंपनियों को ऊर्जा निर्माण और दूरसंचार क्षेत्र में निवेश के बड़े अवसर मिल सकते हैं। वास्तव में मचाडो का यह बयान केवल आर्थिक सहयोग तक सीमित नहीं है, इससे भी समझना होगा क्योंकि इसमें भारत की वैश्विक भूमिका को लेकर गहरी समझ झलक रही है। उन्होंने कहा है कि भारत जैसे बड़े लोकतंत्र की जिम्मेदारी बहुत बड़ी भी है क्योंकि दुनिया भारत से ये देखती है, ये सीखती है कि कैसे एक देश विविधता में एकता और विकास दोनों को एक साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। मचाडो ने भारत से यह भी कहा है कि लोकतंत्र और मानवाधिकार की रक्षा में भारत को हमेशा आगे रहना चाहिए। उन्होंने भारत को उन देशों के कतार में शामिल होने का आमंत्रण दिया है जो दुनिया में लोकतंत्र और मानवाधिकार की आवाज बुलंद करते हैं। उन्होंने कहा कि जब वेनेजुएला में लोकतंत्र बहाल होगा तब भारत की भूमिका भी इसमें बेहद महत्वपूर्ण होगी। भारत की लोकतांत्रिक संस्थाएं, उनकी अर्थव्यवस्था, उनका एक्सपीरियंस वेनेजुएला के पुनर्निर्माण में मार्गदर्शन के तौर पर होगा। वास्तव में मारिया मचाडो का यह बयान भारत के लिए एक बड़ी डिप्लोमेटिक स्वीकृति की तरह भी है। यह उस भरोसे की गवाही है जो दुनिया अब भारत से रखती है। जब तक नोबेल विजेता भारत को लोकतंत्र का आदर्श कहती हैं तो यह सिर्फ शब्द नहीं होता है, ये वैश्विक विश्वास का एक प्रतीक होता है। भारत और वेनेजुएला के संबंध धीरे धीरे मजबूत हो रहे हैं तो दूसरी ओर अमेरिका संभावित सैन्य कार्रवाई की तैयारी में है। क्या यह टकराव वैश्विक राजनीति में नया मोड़ ला सकता है? अब इसके बारे में भी पूरी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला के भीतर ड्रग तस्करी रूट्स और ठिकानों पर हमले पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। हालांकि इस पर अभी अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है, ये भी समझने वाली बात है।
ये जानकारी एक अमेरिकी न्यूज़ चैनल ने व्हाइट हाउस के 3 अधिकारियों के हवाले से दी है। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई की योजना बना सकता है। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि ट्रंप ने हाल ही में वेनेजुएला में संभावित हमले के लिए रणनीति और स्थानों पर बातचीत तेज कर दी है। इस बीच भारत और वेनेजुएला के संबंध धीरे धीरे मजबूत भी हो रहे हैं, ये भी समझने वाली बात है। वेनेजुएला के लोकतंत्र समर्थक नेता मारिया कोरिना मचाडो ने भारत को दुनिया का आदर्श लोकतंत्र बताया और भारत में निवेश और सहयोग का भी निमंत्रण दिया है सभी को। वे ऊर्जा, इंफ्रास्ट्रक्चर और दूरसंचार में भारत की कंपनियों की भागीदारी बढ़ाने की बात भी कर रही हैं। हालांकि अमेरिकी इस समय वेनेजुएला पर संभावित हमला कर सकता है। अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेक्सेथ ने यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को यूरोप से कैरिबियाई क्षेत्रों में भेजा है। ये न्यूक्लियर पावर्ड एडवांस्ड एयरक्राफ्ट कैरियर 333 मीटर लंबा है, जिसमें 4000 से 4500 लोग तैनात रहते हैं और लगभग 70 लड़ाकू विमानों को भी इस पर तैनात किया जाता है। दरअसल इस एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ कई गाइडेड मिसाइलें, डिस्ट्रॉय क्रूजर, अटैक सबमरीन और सपोर्ट या सप्लाई शिप होते हैं। ये स्कॉट्स एयर डिफेंस, एंटी सबमरीन और लॉजिस्टिक सपोर्ट देते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी से चलने के कारण ये कैरियर महीनों तक समंदर में रह सकता है। वास्तव में ट्रंप ने CIA को वेनेजुएला में सीक्रेट ऑपरेशंस करने की अनुमति भी दी है, लेकिन राष्ट्रपति ने ये स्पष्ट किया है कि कूटनीतिक बातचीत का विकल्प खुला हुआ है ताकि अमेरिका में ड्रग्स की आवाजाही को रोका जा सके। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो ने कहा है कि उनके देश ने अमेरिकी खतरे का मुकाबला करने के लिए रूस से 5000 इग्लास मिसाइलें तैनात की हैं। उन्होंने कहा है कि ये मिसाइलें हमारी शांति और स्वतंत्रता की रक्षा करेंगी और किसी भी साम्राज्यवादी खतरे का जवाब देने के लिए तैयार है। अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तनाव नए नहीं है, ये भी समझ लीजिए। अमेरिकी नौसेना और वायुसेना ने पिछले कुछ समय में वेनेजुएला की नावों पर कम से कम 10 बार हमले किए। इनमें 43 लोगों की मौत भी हुई थी। ट्रंप प्रशासन का आरोप है कि ये नावें ड्रग्स लेकर जा रही थी, हालांकि वेनेजुएला इसे खारिज करता है। ट्रंप प्रशासन ने 7 अगस्त 2025 को मदुरो पर $50 मिलियन, लगभग 420 करोड़ रुपए भारत के हिसाब से देखा जाए तो इनाम रखा था। इसके अलावा उनके $700 मिलियन से अधिक की संपत्ति को भी जब्त किया गया, जिसमें 2 प्राइवेट जेट शामिल हैं। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि मदुरो ड्रग्स के कंट्रोल के साथ अमेरिका में फेंटानाइल और कोकीन भेज रहा है। मदुरो 2013 में सत्ता में और अमेरिकी, यूरोपीय यूनियन और कई लैटिन अमेरिकी देशों ने उन पर चुनाव में धोखाधड़ी का भी आरोप लगाया है। अमेरिका वेनेजुएला के बीच तनाव किस प्रकार से बढ़ रहा है, उससे संबंधित ये खबर है। वेनेजुएला पर हमले की तैयारी में है ट्रंप। बढ़ेंगे आगे, अगली खबर की बात करेंगे। आतंक और टेरर की जड़ यानी पाकिस्तान, उसकी मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ने वाली हैं। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की ओर बहने वाली पानी पर कड़ा कदम उठाने का फैसला किया है। जी हां, आपने सही सुना। भारत के बाद अब अफगानिस्तान भी पानी रोकने के लिए डैम बनाने जा रहा है। दरअसल अफगान सूचना मंत्रालय ने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया है और इसकी जानकारी साझा की है। बताया है कि तालिबान के सर्वोच्च नेता मौलवी हिब्बतुल्लाह अखुंदजादा ने कुनान नदी पर जल्द से जल्द बांध बनाने के आदेश दे दिए हैं। मंत्रालय के उप मंत्री मुहाजिर फराही ने कहा है कि पानी और ऊर्जा मंत्रालय को निर्देश दिया गया है कि घरेलू कंपनियों को ठेका देकर बांध निर्माण जल्द शुरू किया जाए और विदेशी कंपनियों का इंतजार न किया जाए। यह निर्णय हाल ही में हुए संघर्ष के बाद लिया गया, इसलिए और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। 9 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक चले झड़पों में अफगानिस्तान के 37 नागरिक मारे गए थे। 425 की संख्या ऐसी जो घायल हुए बुरी तरीके से। भारत ने भी इस तरह की रणनीति अपनाई थी। पहलगाम आतंकी हमला याद होगा आपको। 23 अप्रैल को भारत ने सिंधु जल संधि को स्थगित किया था, पाकिस्तान की ओर जाने वाले पानी को रोका था। कुनान नदी की लंबाई लगभग 480 किलोमीटर है और ये अफगानिस्तान से निकलकर पाकिस्तान के चित्राल नदी में जाती है, जो बाद में काबुल नदी में जाकर मिल जाती है। इस नदी का 70 से 80% पानी पाकिस्तान में जाता है। काबुल नदी फिर सिंधु में मिलती है। अगर अफगानिस्तान बांध बना दे तो पाकिस्तान को गंभीर नुकसान होगा, खासकर खैबर पख्तूनवा के क्षेत्र में के बाजार और मोहम्मद जैसे इलाकों में जो इस नदी पर निर्भर है, वो फसलों की सिंचाई नहीं कर पाएंगे।
पानी रोकने का असर पाकिस्तान के चित्राल जिले में चल रहे 20 से अधिक छोटे हाइड्रो प्रोजेक्ट पर भी पड़ेगा। ये सभी रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट हैं जो सीधे नदी के बहाव से बिजली उत्पन्न करते हैं। तालिबान के जल और ऊर्जा मंत्रालय के प्रवक्ता मतिउल्लाह आबिद ने बताया है कि इस डैम का सर्वे और डिजाइन तैयार है। तालिबान सरकार का दावा है कि प्रोजेक्ट पूरा होने पर 45 मेगावाट बिजली उत्पन्न होगी और लगभग 1.5 लाख एकड़ खेती के लिए सिंचाई का पानी उपलब्ध होगा। इसमें अफगानिस्तान में ऊर्जा संकट और खाद्य सुरक्षा में सुधार होगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच काबुल नदी और इसकी सहायक नदियों के जल बंटवारे को लेकर कोई औपचारिक द्विपक्षीय समझौता नहीं है। पाकिस्तान पहले भी अफगानिस्तान की डैम परियोजना पर चिंता जता चुका है, क्योंकि इससे उनके इलाकों में जलापूर्ति कम हो सकती है। दोनों देशों के बीच विवाद 9 अक्टूबर से शुरू हुआ था, जब पाकिस्तान ने काबुल में तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए थे। इसके बाद अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को सीमा और हवाई क्षेत्र उल्लंघन का जिम्मेदार ठहराया था। यूएन के अनुसार पाकिस्तानी हमले में 37 नागरिक मारे गए थे, 425 घायल हुए थे। अफगान सरकार ने नागरिक इलाकों को निशाना बनाने का भी आरोप लगाया, जबकि पाकिस्तान ने कहा कि आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई थी। दरअसल विवाद की जड़ डूरन लाइन में है, जो ब्रिटिश काल में खींची गई थी और दोनों देशों की पारंपरिक जमीन को ये डूरन लाइन बांटती है। दोनों तरफ के पठान इसे कभी स्वीकार भी नहीं करते। भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था, लेकिन 22 अप्रैल को पहलगाम हमले के बाद भारत ने इसे रद्द कर दिया। सिंधु नदी प्रणाली में कुल 6 नदियां शामिल हैं: सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज। आपको बता दें कि 11.2 लाख वर्ग किलोमीटर में फैल रहा है और इसमें 30 करोड़ लोग रहते हैं। अफगानिस्तान का ये कदम तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी की भारत यात्रा के बाद भी आया। मुत्तकी ने 9 अक्टूबर को भारत में विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की थी और दोनों ने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी सहयोग की प्रतिबद्धता जताई थी। बात के बाद अफगानिस्तान भी पाकिस्तान की ओर बहने वाले पानी पर नियंत्रण करने की दिशा में कदम उठा रहा है। ये कदम क्षेत्रीय तनाव बढ़ा सकता है, पाकिस्तान के जल संसाधनों और ऊर्जा प्रोजेक्ट पर भी सीधा असर डाल सकता है। इसलिए हम कह रहे हैं कि आतंकिस्तान बूंद बूंद पानी के लिए तरसेगा, ये अब तय हो गया है। और अब बात पाकिस्तान का पर्दाफाश करने वाले एक नए खुलासे की भी हम करेंगे, जो खुद अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के पूर्व अधिकारी ने किया है। उनका दावा है कि पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने अपने देश के परमाणु हथियारों का नियंत्रण अमेरिका को सौंप दिया था। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने अपने देश के परमाणु हथियारों को नियंत्रण अमेरिका को सौंप दिया था। ये बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने है, जिसको हम आज विस्तार से आपको बताएंगे। किराको ने बताया है कि अमेरिका ने मुशर्रफ को लाखों डॉलर की सैन्य और आर्थिक मदद देकर एसेंशियली खरीद लिया था इसे, और बदले में पाकिस्तान के सुरक्षा और सैन्य गतिविधियों पर पूरी पहुंच पा ली थी। ये CIA के पूर्व अधिकारी ने जो खुलासा किया उससे संबंधित पूरी जानकारी है। उनके अनुसार मुशर्रफ ने दोहरे खेल खेले थे उस समय। एक तरफ अमेरिका के सामने दोस्ताना व्यवहार, दूसरी तरफ पाकिस्तान की सेना और चरमपंथियों को भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियां जारी रखने दिया। किराको ने 2002 के भारत पाकिस्तान तनाव का जिक्र करते हुए बताया कि उस समय दोनों देश युद्ध के कगार पर थे। इस दौरान अमेरिकी अधिकारियों के परिवारों को इस्लामाबाद से सुरक्षित स्थानों पर निकाल लिया गया था। उनका कहना है कि भारत द्वारा संसद हमले के बाद शुरू किए गए ऑपरेशन पराक्रम को अमेरिका ने कड़ी नज़र से देखा। अमेरिकी उप विदेश मंत्री की दिल्ली और इस्लामाबाद यात्राओं के दोनों देशों के बीच युद्ध को टालने में अहम भूमिका निभाई। किराको ने बताया कि अमेरिका पाकिस्तान समर्थित आतंकी समूहों की भूमिका को नजरअंदाज करता रहा है। 2008 के मुंबई हमलों के पीछे अलकायदा नहीं बल्कि पाकिस्तान समर्थित आतंकी समूह थे। पूर्व CIA अधिकारी ने पाकिस्तानी परमाणु वैज्ञानिक अब्दुल कादिर खान की सुरक्षा को लेकर भी बड़ा खुलासा किया है। उनका कहना है कि अमेरिका खान को पकड़ने की तैयारी कर रहा था, लेकिन सऊदी अरब से हस्तक्षेप कर अमेरिका को कहा कि उसे छेड़ा ना जाए। इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम में इतना है। मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।